हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 11th क्लास में हम मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस करते हैं और यहाँ से शुरू होके आगे जहाँ तक भी आप फिज़िक्स पढ़ोगे हर जगह लगभग ये आपके काम ही आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अकेली वीडियो में कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको करवाया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और आपकी इंटीग्रेशन की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट है, वो इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। इंटीग्रेशन में रूल्स फॉर्मूले करवाने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रेशन की अगर मीनिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग बनता है, सिंपल मैं उसको हिंदी में लिखूं तो इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि जोड़ना, क्वांटिटीज़ को ऐड करना, ये इंटीग्रेशन का मीनिंग है। साथ में देखो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच की जो रिलेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप दोनों के बीच में रिलेट कर पाएँ। और कहीं पर मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ डाउट होता है, आप भूल जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप उसको किस तरह से शो कर सकते हैं। तो मीनिंग आपको बता दिया मैंने कि इसका मीनिंग जो होता है वो होता है जोड़ना, ऐड करना। अब देखिए जोड़ने का काम तो 10th क्लास में आप सभी ने ये सिंबल ऐसा देखा होगा, समेशन। 10th क्लास में हम समेशन करते थे, तो इसका काम भी जोड़ना होता है। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं 11th क्लास में इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। तो इंटीग्रेशन का काम भी जोड़ना है और समेशन का काम भी जोड़ना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप याद रखोगे समेशन तो हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर क्वांटिटीज़ जो हैं, जो आपने जिन चीज़ों को जोड़ना है वो डिस्क्रीट है। जैसे यहाँ पर आप लिखते थे एक्स आई, और आई की जो वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 10, 15, 50 n तक मैंने लिख दिया। x1, x2, x3 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आप जोड़ सकते हैं समेशन लगा कर। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एरिया एलिमेंट है या लेंथ एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट है, वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते और वहाँ पर उसका जो वेरिएशन है वो कॉन्टीन्यूस है। तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं ऐड करने के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि समेशन और इंटीग्रेशन में जो है ये डिफरेंस क्या है। काम तो दोनों का ऐड करना है, क्वांटिटी को जोड़ने का काम है। इसको dx को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हमको क्या देगा, ये हमको x दे देगा यहाँ पे। तो इस तरह से काम तो दोनों का जोड़ना है, लेकिन इसका काम डिस्क्रीट क्वांटिटी को जोड़ना है, इसका काम कॉन्टीन्यूस क्वांटिटी को, या फिर जहाँ पर आपका जो लेंथ एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, उसको समेशन करने का काम करेगा, उसको जोड़ने का काम करेगा इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन जो है, देखिए इंटीग्रेशन मेनली हम इसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा, दूसरे पार्ट में हम इनडेफिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट के अंदर लिमिट्स हमारे पास होती हैं, यानी कि विद लिमिट्स अगर इंटीग्रेशन है तो वो डेफिनेट में आएगा, और बिना लिमिट के यानी कि विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट्स अगर होगा तो वो इनडेफिनेट की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिमिट क्या होती हैं और बिना लिमिट के इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट की 2 मैंने कैटेगरी बनाई है। तो यहाँ पर जनरल केस जो है वो आपका ये बनता है, क्योंकि देखो लिमिट जो होती है वो वेरी करती है, अलग अलग केस में लिमिट अलग अलग होंगी। तो लिमिट वाले केस में तो हम अगर डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत सारे केसेस में बन सकते हैं, लिमिट की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। इसलिए जो मोस्ट जनरल केस जो बनता है, सामान्य केस है, वो आपका इनडेफिनेट है।
मैं आपको इंडेफिनेट के हिसाब से रूल करवाऊंगा, इसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा। अगर आपने डेफिनेट उनको बनाना है तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि कोई भी लिमिट की वैल्यू हम उसमें पार्टिकुलर वैल्यू आप रखेंगे और उसको डेफिनेट भी हम बना सकते हैं वहाँ पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन के मैंने 2 कैटेगरी बना दी। अब देखिए थोड़ा सा एक रिलेशन भी रूल्स पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिलेशन देखिए। फॉर एग्जांपल ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। रिलेशन देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता हूँ 5x, तो 5x को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँगा तो प्रीवियस वीडियो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, चैनल पे डाल रखी है, जहाँ पर मैंने एक वीडियो में कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करवाया था। तो आप देखेंगे कि 5x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको आंसर मिलता है 5, हमको आंसर मिला 5। लेकिन अगर हम 5 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो दोबारा से 5 का बन जाएगा 5x। तो ये देखिए एक सर्कल यहाँ पे बन गया है, साइक्लिक प्रोसेस एक तरह से बन गई है। 5x को अगर डिफ्रेंशिएट किया, 5x को डिफ्रेंशिएट किया तो 5 और 5 को इंटीग्रेट कर दिया तो दोबारा से 5x। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस एक तरह की आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी काफ़ी हेल्प करती है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग में। तो आपने इसको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर लिखोगे, लिख सकते हो इंटीग्रेशन, नोट करके लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये आप देख सकते हैं, हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमको ये मिला और दोबारा से देखो रिवर्स प्रोसेस कर दिया, यानी कि 5x को डिफ्रेंशिएट करके हम यहाँ पे पहुँचे और दोबारा से रिवर्स प्रोसेस में आ गए तो दोबारा से हमको वही मिला। तो इंटीग्रेशन जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये काफ़ी हेल्प करने वाली है आपकी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग में। साथ में कहीं पर कोई फॉर्मूला आपको, कोई रूल आप भूल जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ रूल्स पहले से लिख लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। 1 बाय 1 सारे रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है आपका इंटीग्रेशन हमने करना है x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। देखेंगे सबसे पहला रूल, यहाँ पर हम रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, हमने इंटीग्रेट करना है x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या करना है आपने, वेरिएबल हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है x है और उसकी जो पावर है वो n है। जो पावर इसकी n है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 4 6 ऐसा कुछ। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान देंगे वेरिएबल की जो पावर है आपने उसमें एक ऐड करना है, जो टोटल पावर बनती है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट नहीं दे रखी। लिमिट यानी कि देखो यहाँ पर लिमिट होती है कि यहाँ पर लोअर लिमिट होती है, एक यहाँ पे अपर लिमिट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे x की बात हो रही है तो मैं x की लिख देता हूँ x1, यहाँ पर x2। इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट बोला जाता है। तो यहाँ पर कोई लिमिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन का केस है ये इनडेफिनिट का केस है। और इनडेफिनिट में यहाँ पर हम एक अनसर्टेनिटी के लिए एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगी इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही आपने लिखना है, प्लस में आप c लिखेंगे
और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसी में लिमिट लगा के भी मैं इसको सोल्व करके दिखा सकता हूं, जहां पर हम कोई कॉन्स्टेंट वहां पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने वहां पर लिमिट ऐड कर दी, मान लीजिए हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने दोनों हमको पता है, तब तो हम सर्टेन हैं कि डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो यही आएगा। लेकिन अगर हमको लिमिट्स नहीं पता तो हम सर्टेन नहीं होते, इसलिए अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट हमको दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें मान लीजिए x की पावर 3 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल जो पावर है वेरिएबल की उसमें 1 जोड़ो, तो 3 + 1 इट विल बी 4। डिनोमिनेटर में आपने वही वैल्यू लिख देनी है, प्लस में आप c लिखेंगे। इस तरह से आपने करना है। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिमिट लगाता हूँ, मान लीजिए मेरे पास लिमिट है 0 to 1, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो देखो इंटीग्रेशन तो आपका वही होगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। बस आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, लोअर लिमिट इसमें 0 है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। और जैसे मैं यहाँ पर भी आपको बता सकता हूँ 0 और ये 1, इसको बोला जाता है यहाँ पे अपर लिमिट। समझ गए? ये जो है ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। वैल्यू कैसे पुट की जाती है? देखो, जो लिमिट्स होती हैं ये वेरिएबल की जगह प्लेस की जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/4 जो है, इसको तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो लिमिट आपने पुट करनी है वो आपने वेरिएबल की जगह पुट करनी है, कांस्टेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1/4 मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर पुट कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 1, वेरिएबल की जगह 1 पुट किया, उसकी पावर कितना है 4, फिर माइनस लगाएंगे और वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 और रेज टू द पावर 4। तो देखिए आंसर कितना बना, 1/4, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 0 की कुछ भी पावर करो 0, इट मीन्स आंसर इज 1/4। ये आपका आंसर है। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। देखो, अगर मैंने लिमिट लगा दी तो इंटीग्रेशन बन गया आपका डेफिनेट, निश्चित, यही वैल्यू आएगी। लिमिट नहीं है तो इंडेफिनेट की कैटेगरी में चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, dx, रूल नंबर 2, ये है आपका dx। तो ध्यान दीजिएगा, dx को मैं, dx जो है इसको मैं 1 × dx लिख सकता हूँ, सेम ही वैल्यू आएगी, मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। आप 1 की जगह x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, साथ में dx। अब x की पावर 0 भी तो 1 होगा, ये आप याद रखेंगे। किसी भी चीज़ की जो पावर होती है, जैसे x की पावर 0, y की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 अगर करते हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी देखो 1 की जगह x की पावर 0 हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे जो आपको बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? x की पावर 0 है तो 0 में आप एक ऐड करेंगे, जो पावर बनती है उसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस एक कॉन्स्टेंट उसमें ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर बनेगा x + c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसमें आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 dx। तो 5 dx अगर है तो जैसा मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है तो वो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से या ऑपरेशन से बाहर रहेगा। तो इसलिए 5 तो बाहर लिखोगे और इंटीग्रेशन बनेगा dx का, तो 5 × और dx का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो ये बनेगा आपका x + c। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। आप सिंपली चाहे तो यहाँ पे 5x + c अलग से लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, तो वो आप लिख पाएंगे। चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 है देखिए, रूल नंबर 3, वी हैव टू इंटीग्रेट u + v विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर u और v जो है दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, u एंड v दोनों जो है ये x के फंक्शन है, यानी कि u भी जो है वो आपका x का फंक्शन है और v जो है ये भी आपका
x का ही फंक्शन है, ये याद रखेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था, 1 बाय 1 डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले आप u को इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में जो साइन है वो साइन एज इट इज आपने लगा देना है। माइनस होता तो यहाँ पे माइनस प्लेस कर देते, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हम प्लेस करेंगे। v को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 3। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं x की पावर 3 प्लस 2 dx। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने ऊपर इंटीग्रेट किया इसी तरह से इसको पहला फंक्शन मान लो u, इसको v मान लो। वैसे यहाँ पर देखो हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो यहाँ पर भी रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर ऊपर वाले के हिसाब से वेरिएबल ही ले लें तो मैं वेरिएबल ही लिख देता हूँ एक बार। मैं इसको सिंपल x लिख देता हूँ एक बार। देखिए, एक u है, दूसरा v है। तो रूल क्या कहता है कि पहला जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लो, बीच में जो साइन है उसको लगाओ, दूसरे वाले फंक्शन को भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए। आंसर बनेगा x की पावर 3 है तो एक ऐड करो तो 4, डिनोमिनेटर में वही पावर चली जाएगी जो टोटल होती है 4, प्लस x की पावर यहाँ पे 1 है तो एक में एक जोड़ोगे तो 2 डिवाइड में 2 प्लस c, दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 यहाँ पे है c u dx। यहाँ पर c तो क्या है, कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में भी हमने बताया था, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, u अगेन वही x का एक फंक्शन है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था ये तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। तो कांस्टेंट को आप चाहे डिफरेंशिएशन करें चाहे आप इंटीग्रेशन करें, ऑपरेशन से बाहर रखेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। ओके, ऑपरेशन थिएटर से बाहर प्लेस करेंगे इसको, तो c, तो इंटीग्रेशन किसका बनेगा, u का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो गया रूल नंबर 4। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, मान लीजिए 10x dx, तो क्या बनेगा ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 10 तो कांस्टेंट है, आप सिंपल इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, और x dx का इंटीग्रेशन सिंपल x स्क्वेयर बाय 2 प्लस c, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका 5x स्क्वेयर प्लस c। ओके, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। चलते हैं रूल नंबर 5 पे। यहाँ पर लिख देते हैं रूल नंबर 5, c x रेज टू द पावर n dx। जल्दी से देख लीजिए, c अगेन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रखेंगे, तो इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपका c x, जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ओके, तो देखो यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, c जैसे मैंने यहाँ पर पहले बाहर लिख दिया है, बाद में इसको इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद वहाँ पे एक कांस्टेंट तो आता ही है, या तो आप c को बाहर रखें फिर बाद में आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप सिंपली इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए एक बार मैं यहाँ पे एक स्टेप इसमें और ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने c लिखा, इसको इंटीग्रेट करके मेरे पास क्या आया, x की पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यहाँ पर भी n प्लस 1। ओके, तो ये हमको मिला प्लस c, ये हमको मिला है। जब हम c को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा c x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c स्क्वेयर। अब देखिए जो c स्क्वेयर है ये भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो, दो कांस्टेंट को आपस में ऐड करो, दो कांस्टेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो, आएगा तो कांस्टेंट ही। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल c स्क्वेयर की जगह मैंने कांस्टेंट ही लिख दिया है, क्योंकि आएगा तो हमारे पास कांस्टेंट ही। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 25x रेज टू द पावर 4 dx। जल्दी से आंसर बताइए, इससे पहले मैं आंसर लिखूँ आप आंसर बता सकते हैं। 25x रेज टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c, डेट इज़ 5
x raised to the power 5 plus c, दिस इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रोल पे, रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 देखिए, तो रोल नंबर 6 में क्या है? रोल नंबर 6 में हमसे पूछा गया है x की पावर -1 dx। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रोल नंबर 6 में यहाँ पे लिख रहा हूँ x की पावर -1 dx। देखिए अब अगर जो रूल हम अब तक पढ़ते आए हैं, अगर मैं वही अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो क्या होगा? x की पावर -1 + 1 -1 + 1 इट विल बी 0 प्लस c। तो ये आपका बन गया ऊपर x की पावर 0/0 प्लस c। इट मीन्स ये बन गया आपका x की पावर 0, अभी आपको पता था 1 होता है, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो गया ये तो। और जहाँ पर भी इनफाइनाइट आ जाए, आपने याद रखना, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होंगी, जहाँ पर भी इनफाइनाइट आ जाए वैल्यू तो समझोगे कुछ गड़बड़ है। और जहाँ पर वैल्यू इनफाइनाइट देखो कैसे है, ये समथिंग बाई 0 आ जाए, जहाँ पर आपको समथिंग बाई 0 दिखाई दे, जैसे यहाँ पर आपको मिला 1/0 या 5/0, 10/0, x/0, ऐसा कुछ वैल्यू दिखाई दे तो समझोगे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर 0/0 आ जाए तो समझोगे कि और ज़्यादा गड़बड़ है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, क्योंकि नॉर्मली इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड आपको नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से यूजलेस हो जाते हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर पाते वैल्यूज़ को। तो इसलिए आप याद रखोगे इनफाइनाइट अगर बन रहा है या नॉट डिफाइंड अगर बन रहा है तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से चेक जरूर करें। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो दोबारा से देखो, मैं इसको लिखूँगा x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, यहाँ पर है dx। सिंपल सा रूल बताता हूँ, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमिनेटर में मिल जाता है तो सिंपल फंक्शन बन जाता है हमारा नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग। और जो फंक्शन है उस फंक्शन को एज इट इज लिख दो प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट किस लिए? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। देखिए नीचे फंक्शन है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमको पता है, x का 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन ये ऊपर पड़ा है, देखो 1। नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन, आंसर विल बी लॉग फंक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, आंसर विल बी लॉग फंक्शन। यू कैन सी हेयर। ओके, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एग्जांपल के तौर पे, इंटीग्रेट मेरे को करना है 5/5x dx। बताइए, बिल्कुल सिंपल। देखिए नीचे फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो आंसर विल बी लॉग फंक्शन, लॉग बेस e 5x प्लस c। चलते हैं नेक्स्ट रोल पे, एक्सपोनेंशियल। रोल नंबर आपका है 7। यहाँ पर लिखा है e की पावर ax dx। ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल जहाँ पर भी आते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ पर भी आते हैं, एक बार तो उन फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक बार तो इसको भी ऐसे e की पावर ax एज इट इज इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होता तो पावर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करता। अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो एक्सपोनेंशियल को मैं लिखता e की पावर ax इंटू ax का डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई में आता। आप देख भी सकते हैं उस वीडियो में। लेकिन जैसा कि हमको पता, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो याद रखोगे इसका जब पावर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, वो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में ना जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि d/dx, यहाँ पे आएगा ax और यहाँ पर प्लस में c। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटीग्रेशन में अगर किसी भी स्टेप में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो लिख सकते हैं while integrating if you differentiate
इफ़ यू डिफ्रेंशिएट एट एनी स्टेप it will be in denominator। इंटीग्रेशन करते वक्त, इंटीग्रेशन करते टाइम अगर किसी भी स्टेप में आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए तो वो डिफ्रेंशिएशन कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, बल्कि वो डिफ्रेंशिएशन हमेशा डिनोमिनेटर में ही होगा, नीचे ही होगा। ओके, वो डिनोमिनेटर में ही होगा, मल्टीप्लाई में कभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा e की पावर ax, तो ax का मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ही करूँगा, यहाँ पर नहीं करूँगा। करना तो मेरे को इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त एक स्टेप में मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा, e की पावर ax और पावर का मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा, तो वो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में ही होगा, न्यूमिनेटर में नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, उसको नीचे ही लिखा जाएगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके काम आएगा। आगे भी हम नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसा कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लीजिए, e की पावर 2x dx, तो क्या बनेगा आंसर? सिंपली e की पावर 2x, एक बार उसको एज इट इज लिखिए, नीचे 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा क्या? 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा 2 और प्लस c, हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसमें ये रह गया था थोड़ा सा अधूरा, तो इसको लिख लो e की पावर ax, और ax का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है a होगा प्लस c। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, 8 हमने कर लिया, तो 7th है, तो 7th तो अपने आप ही हो जाएगा, 8th कर लिया तो 7th में तो a की वैल्यू क्या है? 1 है बस। चलते हैं 9 पे, a की पावर x, नाइन्थ में देखिए, नाइन्थ में हमारे पास क्या है? ए की पावर x है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये 9 है आपका, ए की पावर x और यहाँ पर है dx। तो ये देखिए ये क्या होगा हमारे पास, तो इसी को जैसे एक्सपोनेंशियल किया था उसी तरह से करेंगे। तो ए की पावर x और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन तो हमको पता 1 ही आएगा, लेकिन साथ में जो a लिखा है इसका लॉगरिथम आपने फाइंड करना है, प्लस c। ओके, a की पावर x है तो a की पावर x लिखोगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन नीचे हो गया, साथ में a का लॉगरिथम भी आप फाइंड करेंगे, प्लस में कांस्टेंट आप इसमें लिख देंगे, तो ये आपका होगा। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर x ले लो, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे। 10 की पावर कुछ ले लो आप वेरिएबल, तो आप उसी तरह से इसको जो है इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर x यहाँ पे कांस्टेंट होता, अगर यहाँ पर x कांस्टेंट होता तो उस जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंशिएशन भी हमको करना होता है, तो फिर वो आप देखेंगे कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए x 2 होगा तो 2 का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 10 देखिए। अब हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है sin nx dx। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में जुड़े हुए हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई थी कि इंटीग्रेशन का रिवर्स, जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक तरह से रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए sin nx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कोस nx। ध्यान दीजिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन था कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस का साइन थीटा होगा। एक तरह से वो रिवर्स प्रोसेस, वही बात जो है रिपीट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का कोस nx हो गया, लेकिन एंगल अभी बाकी है, एंगल अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए एंगल को आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, और अभी मैंने स्टार लगा के एक लाइन जो लिखी थी, ये लाइन आप ध्यान दीजिए। डिफ्रेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन करते वक्त किसी स्टेप में करना पड़े वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही करना है और कहीं नहीं करना। यहाँ पर लिखोगे nx प्लस c, तो हमारे पास जो आंसर बना है, आंसर क्या बना? माइनस कोस nx डिवाइड बाई n प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 sin 3x
dx। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। मैं आंसर लिख देता हूँ 2 माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। मैच कर लेंगे, ये आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 11 देखिए, कोस एन एक्स डी एक्स। तो क्या बनेगा, देखो साइन का माइनस कोस बना तो कोस का प्लस साइन बन जाएगा, बस साइन एन एक्स। और एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर में, ये बनेगा आपका एन प्लस सी। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो क्या बनेगा, कुछ भी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 7 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस 7x dx। ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 12 देखिए, सीकेंट स्क्वायर x dx। रूल नंबर 12 है आपका सीकेंट स्क्वायर x और dx। देखिए आपको अगर याद होगा, टेंजेंट थीटा का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। टेंजेंट थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन आया था, सीकेंट स्क्वायर आया था, तो इसलिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट x प्लस सी। बिल्कुल सिंपल। रोल नंबर 13 पे चलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लो अगर लिखना है तो। एग्जांपल क्या बनेगा, कुछ भी आप लिख लीजिए। मान लीजिए 3 सीकेंट स्क्वायर 3x dx। जल्दी से आंसर बताइए, मैं आंसर लिखूँ यहाँ पे। 3 टेंजेंट 3x बाई 3 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर है हमारे पास टेंजेंट 3x प्लस सी। मैच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 13 है कोसिकेंट स्क्वायर x dx। 13 है कोसिकेंट स्क्वायर x और आगे है dx। चाहो तो यहाँ पर nx लगा सकते हो, जनरल केस बन जाएगा, उसमें आप कोई n की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर x का क्या बनेगा, देखो अभी आपको बताया था। ये बताइए, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर आया था, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आया था। तो कोसिकेंट स्क्वायर का जो बनेगा वो बनेगा आपका माइनस कोट x प्लस सी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 9 कोसिकेंट स्क्वायर 9x dx। आंसर लिख रहा हूँ, मैच कर सकते हैं। ये बनेगा आपका माइनस कोट 9x प्लस सी। ओके, हाँ ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रोल नंबर 14 सीकेंट x 10x। रूल नंबर 14 है सीकेंट x टेंजेंट x dx। देखिए अब ये बताइए, डिफ्रेंशिएशन किसका डिफ्रेंशिएशन करके सीकेंट x 10x आया था। याद करो, सीकेंट x का हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो बस मिल गया आंसर। इसको इंटीग्रेट करके हमको मिलेगा सीकेंट x प्लस सी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस पे। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बड़ा ही इजी है। देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, इंटीग्रेट हमने करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीकेंट, थोड़ा इजी रखूँगा, डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊँगा इसको। सीकेंट 2x, एंगल को सीकेंट 2x और टेंजेंट 2x और dx। देखिए आंसर बनेगा, अभी मैंने आपको बताया। बस आपने देखो सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा क्या बना था डिफ्रेंशिएशन में। सीकेंट थीटा को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था, हमारे पास बना था सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो वैसे यहाँ पर देखो सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा को, या फिर सीकेंट x टेंजेंट x का सीकेंट x बनेगा। एंगल देखिए मैंने पहले भी आपको बार बार बताया था, अब भी मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो या आप उसका इंटीग्रेशन करो, आपने उसके एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एंगल उतना ही रहेगा। तो सीकेंट 2x, ओके, सीकेंट 2x का डिफ्रेंशिएशन बनता है सीकेंट 2x टेंजेंट 2x, और सीकेंट 2x टेंजेंट 2x का इंटीग्रेशन बन गया सीकेंट 2x। बट ध्यान देंगे एंगल अभी बाकी है। एंगल का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था, स्टार लगा के जो लाइन लिखी थी वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। 2x का डिफ्रेंशिएशन बनता है 2 प्लस सी। ये आपका आंसर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 15 है
रोल नंबर 15, इसमें लिखा है मेरे पास ax प्लस बी की पावर n dx। वेरी सिंपल, इस पूरे को एक वेरिएबल की तरह मान लो। तो ax प्लस बी, इसकी पावर में एक जोड़ो n प्लस 1, नीचे पावर लिखो n प्लस 1। लेकिन देखिए ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो वो भी अभी मैंने आपको बताया था, स्टार लगा के बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन भी जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा ax प्लस बी। देखो जहाँ पर x की पावर n प्लस 1 वो वाले फॉर्मूले थे, याद करो, पहला, पाँचवा, ये सारे फॉर्मूले जो थे जहाँ पर x था उसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको नहीं बताया कि डिनोमिनेटर में लिखना है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे तो वो 1 ही आएगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बार बार नहीं लिखा रिपीट करके, क्योंकि आंसर वहाँ पे 1 ही आना है। तो आप 1 लिखोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर ये फंक्शन कुछ अलग है, ax प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करके ज़रूरी नहीं कि वैल्यू 1 है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, प्लस सी, तो ये आपका बन जाएगा ax प्लस बी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई, देखिए ax प्लस बी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर बनेगा आपका a, b का तो 0 हो जाएगा, a इंटू n प्लस 1 प्लस सी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 को, और इस पूरे की पावर है मान लीजिए 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइए क्या बनेगा। 2x प्लस 3 पावर 3 नीचे 3, 2x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा आपका 2 प्लस c। ये आपका आंसर बन गया। देखिए इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रोल नंबर 16 देखिए। रोल नंबर 16 जो है ये तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस आई थिंक कर भी चुके हैं, देखेंगे। तो प्यार को तो देखिए भाई, रोल नंबर 16 देखिए, 16 में लिखा गया है इंटीग्रेट आपने करना है a डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी और विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल आप यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन a ही तो बनेगा। ए एक्स प्लस बी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएशन बनेगा वो a ही तो बनेगा। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डिफ्रेंशिएशन, तो बन गया आपका लॉग फंक्शन, लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सिंपल, ओके। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 7 डिवाइड बाई 7x प्लस 2 dx क्या बनेगा, सिंपल लॉग बेस ई 7x प्लस 2 प्लस सी। चलते हैं अपने लास्ट रूल पे, जो कि मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स में +1 +2 लेवल तक तो कम ही आते हैं। देखिए यू वी, लेकिन हाँ जिनके पास मैथ्स है वो इसको अच्छे से करें, मैथ्स में तो आएगा। आइलेट रूल आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, अगर ILATE, आइलेट रूल इंटीग्रेशन में मैथ्स में भी पढ़ते हैं, आता है ये। देखिए यू और वी दोनों x के फंक्शन हैं, दोनों का एक तरह से मल्टीप्लाई है। याद करो डिफ्रेंशिएशन में भी हमने यू वी का डिफ्रेंशिएशन किया था, प्रोडक्ट रूल लगाया था। यहाँ पर एक दूसरा रूल लगेगा जिसको आइलेट रूल भी बोल देते हैं। तो रूल लिख लो जल्दी से, u पहला फंक्शन मान लो, इसको मान लो दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, और फिर यहाँ पे dx करके इस पूरे को एक बार फिर से आप इंटीग्रेट कर दो। लेकिन इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सिलेक्शन कैसे करना है, पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो वो आइलेट रूल से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए इनवर्स लोगैरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो फंक्शन, हम एक एग्जाम्पल से हम उसको समझेंगे। आपने क्या करना है, आपने पहला फंक्शन कौन सा लेना है और दूसरा फंक्शन कौन सा लेना है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी पड़ता है आप उसको दूसरा फंक्शन ले सकते हैं। जिसका डिफ्रेंशिएशन करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर du/dx है, तो कोशिश करो कि du/dx करके आपके पास क्या मिले। जैसे मान लीजिए अगर u की वैल्यू अगर x होती, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में u की वैल्यू x है और यहाँ पर du/dx करो तो वो तो 1 बन जाएगा।
तो आगे तो फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे को इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। शायद ये बातें सिर के ऊपर से जा रही होंगी, एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। देखो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है x cos x dx। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ये है ये समझाने के लिए। ऐसा करो, इसको मान लो पहला फंक्शन, इसको मानो दूसरा फंक्शन। वैसे भी आइलेट रूल भी यही कहता है, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन। देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, पहले का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे की जो वैल्यू आती है उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन। तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो x cos x का इंटीग्रेशन करके आपके पास क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आएगा, आपके पास आएगा sin x, माइनस साइन एक्स नहीं आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन करते तब माइनस साइन एक्स आता था, cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए प्लस का साइन एक्स आएगा। बीच में है आपके यहाँ पे माइनस, और dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप करें तो ये तो 1 हो जाएगा। अगेन cos x dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा sin x। तो अल्टीमेटली ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास आएगा sin x dx। अब लिखिए x sin x माइनस sin x को इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा, sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos x मिलेगा, और sin x को जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमको मिला था प्लस का cos x। तो यहाँ पर माइनस मैं लिख देता हूँ स्टेप, ये बनेगा माइनस का cos x, तो ये बन जाता है x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। कांस्टेंट लगाना मत भूलना। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये था आपका इंटीग्रेशन जो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। अब इसमें कुछ होमवर्क मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक, वीडियो चल रही है, होमवर्क नोट कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन मैंने करवाया इसको आप अच्छे से कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं है, और आपका इंटीग्रेशन जो ये आपका कंप्लीट है। तो आप जो है इंटीग्रेशन की लड़ाई जीत चुके हैं। देखिए होमवर्क नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे x की पावर 3/2 dx। अब सोच रहे हो कि सर ने ऐसे क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाया, लेकिन मैं रूल करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ, खुद से आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 9 cos 9x dx। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप 7/2 secant 3x और टेंजेंट 3x dx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 15, और यहाँ पर आप लिखें secant स्क्वायर 15x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे x sin x dx, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 9x रेज टू द पावर 9 प्लस 4/3 x dx। चलो इतना ही करो, 6 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर सारे क्वेश्चन आप ठीक करते हैं तो आप इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आज से पहले किसी वीडियो में मैंने नहीं बोला ये, वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।